थप्पड़ भागवन। भैया आपने भाभी को थप्पड़ क्यों मारा? ये बहुत गलत है। मेरी बात ना मानने का नतीजा है ये। तुम बीच में मत बोलो निशा। अरे वाह भैया, बात मनवाने का अच्छा तरीका सीखा है आपने। कल के दिन कोई आपकी बहन को मारेगा तब यही कहेंगे आप हाथ तोड़ दूंगा। किसी ने हाथ लगाया तो मेरी बहन को, तो भैया भाभी वो किसी की बहन नहीं है जो आपने उनको थप्पड़ मारा। मेरी बात सुनकर भैया ने नजरें नीची झुका ली। अगर उस दिन मैं ना बोलती तो शायद रोज यही होता। ऐसी ही बेबाक और तेज बोलने वाली थी मैं। कभी किसी से डरती नहीं थी। मम्मी पापा की आकस्मिक मृत्यु के बाद बड़े भैया रंजन और भाभी सोनी ने ही मेरी देख रेख की। भैया भाभी ने कभी भी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। भाभी मुझे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर स्कूल में अध्यापिका पद पर कार्यरत थी। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी गलत बात पर समझौता नहीं करती थी। हर गलत बात पर अपनी आवाज़ जरूर उठाती थी। भाभी मना भी करती, हमेशा कहती लाडो दूसरे घर जाना है, तुमको वहाँ ये सब नहीं चलेगा, पति की मर्जी से चलना पड़ेगा वहाँ। लेकिन भाभी गलत बात तो बर्दाश्त नहीं ना, मुझे वहाँ भी बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। भैया और भाभी ने मेरे लिए लड़के देखने भी शुरू कर दिए थे। भैया के मित्र थे, उन्होंने मेरे लिए उत्तम जी का रिश्ता बताया। भैया और भाभी जाकर उनके परिवार से मिले और उनको उत्तम जी और उनका परिवार बहुत पसंद आया और हमारा रिश्ता उनके साथ तय हो गया। दिन समय देखकर शादी हो गई। नई नई उम्मीदों और सपनों को सजाए मैं ससुराल आ गई। ससुराल में सासू माँ, जेठ जेठानी, उनकी एक बेटी परी और मैं और उत्तम थे। मैं बहुत खुश थी नए परिवार को पाकर, क्योंकि इतने सारे रिश्ते थे। मैं बहू थी, पत्नी थी, देवरानी थी और प्यारी सी परी की चाची भी। उत्तम बैंक में मैनेजर थे और भैया का अपना बिजनेस था। धीरे धीरे मैं परिवार में घुल मिल गई और सबकी चाहती भी बन गई। सब कुछ अच्छा था सिवा इस बात को छोड़कर कि परिवार के किसी भी काम में औरतों को बोलने का हक नहीं था। ये बात भी मुझे बहुत बाद में पता चली। हुआ कुछ यूँ कि मेरी भाभी शादी के 5 साल बाद माँ बनने जा रही थी। उन्होंने ये खुशी की बात सबसे पहले मुझे बताई। मैं मारे खुशी से नाचने लगी। भैया ने इस खुशी में पार्टी रखी। मैंने ये बात घर में सबको बताई। सब खुश हुए, लेकिन बड़े भैया बोले, देखो निशा, आज शाम को मेरे दोस्त के यहाँ उसके बेटे का जन्मदिन है तो उसने सबको बुलाया है और तुमको और उत्तम को स्पेशल। ठीक है भैया, हम चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और वहाँ से भैया की पार्टी में आखिर उनके जीवन की इतनी बड़ी खुशी है। नहीं नहीं, वो बहुत बड़े लोग हैं, ऐसे बीच में छोड़कर आना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भैया हम जाएंगे ना थोड़ी देर के लिए, दोनों जगह, ताकि दोनों को अच्छा लगे। नहीं तुम अपने भैया को बोलो पार्टी किसी और दिन रख ले, आज तुम नहीं जाओगी। लेकिन भैया संभालो इसको, उत्तम मुझसे जबान लड़ा रही हैं। भैया ने उत्तम से कहा। उत्तम ने गुस्से में आओ देखा ना ताओ मुझे थप्पड़ लगा दिया और बोले, जो भैया कह रहे हैं वही होगा, नहीं जाओगी तुम मायके। मुझे उत्तम से ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी। मैं तो स्तंभ खड़ी रह गई। मैं सीधे माँ जी को बोली, माँ ये सब क्या है? उत्तम ने मुझे थप्पड़ मारा, आप कुछ नहीं बोली। माँ के जवाब सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। क्या हुआ निशा, एक थप्पड़ ही तो मारा है, तुमको पति है वो तुम्हारा। उस दिन एहसास हुआ मुझे जो जैसा दिखता है होता नहीं है। बाहर से ही दिखने में अच्छे थे, रिश्ते अंदर से बिल्कुल खोखले। और उत्तम उनसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। मैं चुपचाप कमरे में चली गई। बड़ी भाभी के बार बार कहने पर पार्टी में गई, वहाँ भी चुपचाप खड़ी रही। उस एक थप्पड़ ने मेरे गाल पर नहीं, मेरे अस्तित्व पर वार किया था।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की गलत बर्दाश्त नहीं करती आज चुप क्यों थी। मैं इसी उद्देरबुन में थी कि भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या सोच रही हो निशा, जो हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ यही होता है, ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ स्त्रियों की कोई नहीं सुनता। गुस्सा था, लेकिन भाभी जब हम स्त्रियाँ अपना सब कुछ अर्पण कर देती हैं तो थोड़ी सी इज्जत की तो हकदार हैं ही, अपनी बात को तो रखने का हक है ही ना। मेरे स्वर में जैसे तुम हो मैं ऐसी ही थी, लेकिन माँ ने मेरी आवाज़ दबा दी। बोलने की इजाज़त नहीं है यहाँ। बहू को भाभी की बात सुनकर मैं हैरान थी। दिमाग में अजीब सी कसम कस चल रही थी। पार्टी से वापस लौटकर भैया भाभी से न आने के लिए माफ़ी मांगी। वो अपने हैं तो समझ गए। तभी उत्तम कमरे में आए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। दिल तो क्या ना माफ़ करूं, पर पहली गलती समझ माफ़ कर दिया, लेकिन ये मेरी गलती हो गई माफ़ करने की। अब उत्तम और भैया दोनों को ये लगा कि मैं शांत हो गई, अब उनकी हर गलत बात को मानूंगी। अब तो उत्तम हमेशा हर बात पर टोका टाकी करने लगे। मैं कुछ कहूँ तो चिल्लाते मुझ पर, मुझे चुप कराने की कोशिश करते। माँ से कहूँ तो उनका एक बहाना रहता, पति है तुम्हारा, दो बात कह भी दी तो सुन लो। भाभी तो पहले ही चुप थी, लेकिन मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं चुप रहने वालों में से थी ही नहीं। माँ जी तो बेटों की साइड लेती, लेकिन मैंने चुप ना रहकर बोलने की ठानी। एक दिन भाभी परी के साथ एक हफ्ते के लिए मायके जाने को बोल रही थी, लेकिन भैया ने उनको ये कहकर मना कर दिया कि फालतू इधर उधर मत जाया करो, माँ की ध्यान कौन रखेगा। भाभी की माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वे जाना चाहती थी, लेकिन भैया ने तो जिद पकड़ ली, नहीं जाना। वे बोले तुम्हारे पापा है ना, ध्यान रख लेंगे। मैं भैया की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। भाभी ने भी कहा, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा भी तो फर्ज है कोई उनके प्रीति। माँ जी तो पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा भैया जाने दीजिए, मैं हूँ ना माँ की और घर की देखभाल के लिए मेरा भाभी को यूँ सपोर्ट करना। भैया को बुरा लगा, अब तो वे और ज्यादा जिद पर आ गए। उन्होंने गुस्से में भाभी को थप्पड़ लगा दिया। भाभी ने बोला तो और मारने लगे। ये सब देख मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बीच में जाकर भैया को रोक दिया। इतने में उत्तम जो ऑफिस गए थे वापस आ गए। ये सब देखकर वे मुझ पर गुस्सा करने लगे और बोले कि निशा तुम फिर भैया की बात काट रही हो, भैया बड़े हैं, सही ही करेंगे। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी, पर आज मैं चुप रहने वाली नहीं थी। अब अगले पार्ट में। थैंक यू।